हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के इस घटना चक्र के साइंस के सेशन में हम अगेन साइंस के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन से क्वेश्चंस होंगे। जब मैं क्वेश्चन बोलूँगी आपको वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं एंड देन फिर हम उस आंसर को डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ मुझे स्कोर जो है वो कमेंट करके बताना, और अगर कोई क्वेरी होगी इसके रिगार्डिंग या नेक्स्ट टॉपिक कौन से पे आपको क्वेश्चंस करने हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। सो फिजिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर्स इज 1.403 किलो ओम। If one resistor is 2 किलो ओम then the other resistor will be। अब क्या है, इसमें सर्किट दिया है और वो सर्किट कैसे कनेक्टेड है, इस तरीके से हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अब इस पैरेलल में कनेक्टेड होने के बाद उसमें जो है कितने रेजिस्टर्स लगे हैं, 2 रेजिस्टर्स। लेट्स से दीज आर R1 एंड R2। अब जो टोटल रेजिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 1.403 किलो ओम। इसमें से एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, 2 किलो ओम। अब वो स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो R1 है या R2 है, बट विल टेक कि R1 की जो रेजिस्टेंस है वो है 2 किलो ओम। R2 की रेजिस्टेंस जो है वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। A 1.403 किलो ओम, B 2 किलो ओम, C 3.403 किलो ओम या D 4.70 किलो ओम। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन जब भी हम पैरेलल में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें R2 यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/R2 इज इक्वल टू 1/RP माइनस 1/R1। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 बाय कितना है RP 1.403 माइनस 1/2। इसको अगर हम LCM लेके कैलकुलेट करें तो LCM आएगा इसका 2.806, ठीक है, ओवर 2 माइनस 1.403। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये रिवर्स में है तो इसको वापस से रिवर्स कर देंगे। सो 2.806, अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करके 0.597 इसका आएगा, और इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.70 किलो ओम। सो ये सारी कैलकुलेशन आप खुद जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4.70 किलो ओम। अब ये था पैरेलल सर्किट में। अब लेट्स से अगर हमारा सर्किट सीरीज में होता है, ठीक है, लेट्स से मतलब R1 है एंड R2 है। अब हमें इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। मींस R1 प्लस R2 हमें जो है वो टोटल रेजिस्टेंस दे देते हैं। लेट्स से अगर इसकी रेजिस्टेंस 2 है और R2 की रेजिस्टेंस 3 है तो हम क्या करेंगे, 2 + 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो ये जो फॉर्मूला है ये सीरीज के लिए है सर्किट का, एंड ये जो फॉर्मूला है ये सर्किट जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द टू बल्ब्स इन द हाउस, वन ग्लोज इज ब्राइटर देन द अदर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो 2 बल्ब हैं हाउस में, ठीक है, एक ब्राइट ग्लो कर रहा है, एक क्या है, डिम ग्लो कर रहा है, उनमें से अब इसको अगर इस सिचुएशन को देखे जाए तो इस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए, द ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, बी, बोथ द बल्ब्स हैव सेम रेजिस्टेंस, सी, the bright bulb has larger resistance, या D, the dim bulb has larger resistance। अब इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, the dim bulb has larger resistance। डिम बल्ब की जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमारे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं इट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, और वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ से करें तो V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, सो अगर हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू V² ओवर R। तो मतलब यहाँ पर जो हमारा पावर है वो क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जब भी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी, मीन्स वो ब्राइट ग्लो करेगा, और अगर हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पावर क्या होगी, कम होगी, मीन्स जो बल्ब है वो क्या करेगा, डिम ग्लो करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू वायर इज इंक्रीज ट्वाइस ईच देन द इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को, ठीक है, दोनों को ही क्या है 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ए विल रिमेन अनअफेक्टेड, बी विल इंक्रीज 4 टाइम्स, सी इट विल इंक्रीज 2 टाइम्स, या डी इट विल डिक्रीज हाफ। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स।
अब ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमें पावर का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अब हम यहाँ पर वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, करंट को भी क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। सो अगर हम इसको डाल दें, ठीक है, तो क्या आएगा 2v इंटू 2i, तो वो कितना हो गया 4v इंटू आई, तो वो कितना इंक्रीज कर रहा है पावर हमारा, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोवोल्टेक सेल्स आर। फोटोवोल्टेक सेल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, ऑप्शन ए सोलर सेल्स, बी थर्मल सेल्स, देन सी सल्फर सेल्स, या डी हमारे पास है मोलर सेल्स। ठीक है, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए सोलर सेल्स। ठीक है, फोटोवोल्टेक सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं। अब जो कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का, लाइट एनर्जी जब कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो वो फोटोवोल्टेक इफेक्ट पर भी क्या होते हैं, वो बेस्ड होते हैं। फोटोवोल्टेक सेल जो होता है वो एकदम बेसिक यूनिट होता है सिस्टम का, और हम फोटोवोल्टेक इफेक्ट को ही यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में लाइट एनर्जी से। मींस लाइट एनर्जी जो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिक सेल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस वजह से होती है, फोटोवोल्टेक इफेक्ट की वजह से होती है। ठीक है, और इसमें जो हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन। से सिलिकॉन काफ़ी ज़्यादा वाइडली इसमें यूज़ किया जाता है। मींस फोटोवोल्टेक सेल्स को बनाने के लिए सिलिकॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोलर सेल्स। नेक्स्ट चलते हैं हम केमिस्ट्री सेक्शन की तरफ। इसमें हम जो है आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हैलोजन, सल्फर। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड एज लाफिंग गैस। इनमें से कौन सा हम लाफिंग गैस में यूज़ करते हैं, ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या डी नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या है लाफिंग गैस के तौर पर यूज़ करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, N2O। ठीक है, इसे हम यूजुअली इस तरीके से लिखते हैं N2O, स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, दिस ब्रैकेट्स, ठीक है, नॉर्मल ब्रैकेट्स। ओके, सो N2O हमारी ये नाइट्रस ऑक्साइड हमारी लाफिंग गैस होती है, एकदम कलरलेस गैस होती है। इसका मेटालिक सा ऑर्डर होता है और टेस्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसको इनहेल कर देते हैं तो क्या क्या हो सकता है, डिसोरिएंटेशन होती है, यूफोरिया होता है, नमनेस आ जाती है, कोऑर्डिनेशन एकदम जो है वो ख़राब हो जाती है, डिजीनेस सी फील होती है, कॉन्शियसनेस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस आता है। ठीक है, और इसको हम इसीलिए क्या है एनेस्थेटिक गैस के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस इसलिए बोलते हैं एक बार इनहेल कर दिए तो इंसान जो है वो हंसता ही रहता है कई बार। ठीक है, सो नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज ऑन लाफिंग गैस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कौन सा एलिमेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ब्रोमीन, या डी आयोडीन। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो क्या है हमारा जो है लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, लिक्विड स्टेट पर रहता है। इसका सिंबल होता है Br और एटॉमिक नंबर है इसका 35। ठीक है, ये थर्ड लाइटेस्ट हैलोजन है और एकदम ऐसे फ्यूमिंग लिक्विड होता है और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, एकदम से डीप रेड कलर होता है। ठीक है, डीप रेड कलर में ये जो है एग्जिस्ट करता है और ये सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटालिक एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में। सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच इज़ द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो दैट इज ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन ही सिर्फ लिक्विड स्टेट में, ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड। जब भी जो फिश होती है वो मर जाती है तो उसमें ऐसे एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, वो किस वजह से आती है। ऑप्शन ए अमाइनो कंपाउंड, बी एल्डिहाइडिक कंपाउंड, सी सल्फर कंपाउंड, या डी नाइट्रो कंपाउंड्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमाइनो कंपाउंड्स। ठीक है, अमाइनो कंपाउंड्स के कारण ही जो है वो फाउल स्मेल आती है। सो ट्राइमेथाइल अमाइन जो है एक टर्शरी अमाइन है, जो क्या है एक स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो एक अमीनो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है जिसमें जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप से उसे हम रिप्लेस कर देते हैं और जो स्मेल होती है, ओडर होती है इस डेड फिश की, वो इसी कंपाउंड के प्रेजेंट, यही कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होता है उनमें, इसी वजह से जो है एकदम फाउल सी स्मेल जो है वो आती है। सो दैट इज ट्राइमेथाइल अमाइन, सो विच इज एन अमीनो कंपाउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बायो के डिस्कस करेंगे। बायो में हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और हमारा बायोटेक के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लेवल प्रोग्राम
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद। ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड लेवल पर एक प्रोग्राम है। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपरमैन सोसाइटी, बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर distinct breeds, C genetic improvements of human breeds, या D identification and mapping of human genes and its sequence। अब इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीन एंड इट्स सीक्वेंस। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक्चुअल में किससे रिलेटेड है? जीन्स को, ह्यूमन जीन्स को और उनके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है एंड कैसे मैप करना है। ठीक है, इसी को लेके जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, बनाया गया है। और जो इसमें स्टडी जो है, जीन्स की स्टडी जो है वो की जाती है। ठीक है, उनकी मैपिंग को स्टडी किया जाता है, उनके आइडेंटिफिकेशन को लेके जो है वो सारी की सारी स्टडी की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। इनमें से कौन सा एक माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है? ए बैसिलस थुरिंजाइएंसिस, बी बैसिलस सटिलिस, सी बैसिलस पॉलीमिक्सा, या डी बैसिलस ब्रेविस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बैसिलस थुरिंजाइएंसिस। बैसिलस थुरिंजाइएंसिस क्या है? एक माइक्रोबियल क्या है, इंसेक्टिसाइड है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरियम है, जो नेचुरली क्या करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और ये जो टॉक्सिन है, ये जो टॉक्सिन होता है, इट इज़ वेरी डेडली, ये काफ़ी ज़्यादा डेडली होता है, या काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, फैटल होते हैं टू द हर्बीवोरस इंसेक्ट्स। मीन जो इंसेक्ट्स इस पे प्लांट्स पे कहीं फीड करते हैं, ठीक है, सो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेडली होता है। तो ये इतना ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे वो ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। अब ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, अब ये हम क्या है, ये किस में यूज़ करते हैं? ये हम इंसेक्टिसाइड स्प्रेज में यूज़ करते हैं, ताकि फिर, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे हम कर देंगे तो वो टॉक्सिन से क्या है, जितने भी जो इंसेक्ट्स आएंगे, ठीक है, उस पर फीड करने के लिए हमने जो भी प्लांट किया होगा, क्रॉप्स लगाए होंगे, इस पे फीड करने के लिए आएंगे, तो इस टॉक्सिन के कारण वो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। अब इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे यूज़ करते हैं? ठीक है, बीटी क्रॉप्स जो होते हैं उसमें हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बीटी जो है वो सोर्स ऑफ जीन्स है, ठीक है, जो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। नंबर ऑफ फूड ग्रुप्स में जो इनको हम मॉडिफाई कर देते हैं। सो प्लांट्स में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, तो प्लांट्स नेचुरली फिर वो टॉक्सिन ऐसा प्रोड्यूस कर देंगे, और ताकि जब भी कोई इंसेक्ट आएगा उन पर फीड करेगा तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, एंड वो इंसेक्ट जो है वो वहीं पे क्या हो जाएगा, किल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टॉक्सिन है वो काफ़ी ज़्यादा लीथल होता है। किन किन इंसेक्ट्स के लिए लीथल होता है? डिफरेंट ऑर्डर के इंसेक्ट्स हैं। पहला तो क्या है, लेपिडोप्टेरा, आप इसको नोट कर सकते हैं। लेपिडोप्टेरा में हमारे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स आते हैं? बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड स्काइपर्स आते हैं। सेकंड है डिप्टेरा। डिप्टेरा में हमारे क्या आते हैं? यूजुअली हमारी फ्लाइज आती हैं। एंड है लास्ट है हमारा कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा में हमारे कौन कौन से आते हैं? कोलियोप्टेरा में हमारे बीटल्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, सो ये जो ऑर्डर के इंसेक्ट्स हैं, इनके लिए जो है ये बैसिलस थुरिंजाइएंसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैटल होता है, ये डेडली होता है। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनमें से कौन सा है जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए प्लास्टिड, बी प्लाज्मिड, सी माइटोकॉन्ड्रिया, या डी राइबोसोम। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, सो प्लाज्मिड क्या है हमारा? प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए मतलब बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें हमारी जीन्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं। ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड है, इसी को हम जो है वो यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। कभी भी हमें कोई भी हमें जीन ट्रांसफ़र करनी है या कुछ भी क्लोनिंग करनी है, तो हम प्लाज्मिड को जो है वो यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको सबके आंसर्स मिल गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड अगर कोई क्वेरी है, डाउट है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही।